Hello and good morning to you all. This is Karishma Shukla. Today we are going to learn in our subject DSS. Our unit is connections and our topic is bolted and welded connection. So first I have already started our connections. I mean types of connections. So we have already studied what is bolted connection in the previous lectures. Today we are going to start with its advantages and disadvantages of bolted connection. So starting with the advantages and disadvantages. So advantages of bolted connection. First, the bolting operation is very silent. होती है जब कभी आप स्क्रू वगैरह लगाते हैं तो उसमें कोई नॉइज़ तो होती है नहीं. ठीक है. सेकेंड है बोल्टिंग इज़ अ कोल्ड प्रोसेस, हेंस देयर इज़ नो रिस्क ऑफ फायर. तो जो क्वेश्चन अपने उसमें अराइज होता था रिवेट में कि अपन बोल्ट को गर्म कर देते थे बिल्कुल एकदम रेड हॉट, तो वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल एंड अप हो गई है. सो इसलिए बड़ी इजीली बोल्ट लग जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, है ना. बोल्टिंग ऑपरेशन इज़ मोर क्विकर देन रिवर्टिंग. ऑब्वियसली आपको सिर्फ टाइट कसना है और रिवेटिंग में आपको रेड हॉट गर्म करना पड़ता था. जब तक वो उस प्रॉपर टेम्परेचर तक ना पहुँचे तो वो टाइम ले जाती थी आपका. लेस मैन पावर इज़ रिक्वायर्ड मेकिंग द कनेक्शन. कम से कम लोगों में कनेक्शंस हो जाएगा. रिवेटिंग में एटलीस्ट आपको एक वेल्डिंग करने वाला, एक उसको ठोकने वाला, एक उसको सेट करने वाला और अरेंजमेंट, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी. वो यहाँ पे कम हो जाएगी आपके, है ना. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. फर्स्ट, इज सब्जेक्टेड टू वाइब्रेटरी लोड्स, रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन स्ट्रेंथ एंड गेट लूजेंट. मतलब एक एग्जांपल लीजिए कि रेलवे ट्रैक्स पे अगर आप बोल्टेड कनेक्शन देते हैं तो क्या होता है, ट्रेन के चलने की वजह से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं. अगर वो वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो उस केस में क्या होता है, एक तो इसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है और ये ढीले पड़ जाते हैं ये कनेक्शंस. ये इसका मेन डिसएडवांटेज है. दूसरा, unfinished bolts have lesser strength because of non uniform diameter. अब देखिए, अनफिनिश्ड बोल्ट जो अपने फर्स्ट बोल्ट है जिनको ब्लैक बोल्ट्स भी बोलते हैं, और उसके अलावा एक और बोल्ट्स अनफिनिश्ड में आते हैं जो आपके सेकंड टाइप ऑफ बोल्ट्स थे अपन ने पढ़े हैं. वो सारे के सारे बोल्ट्स जो हैं इनका डायमीटर अनइवन होता है. मतलब हर एक बोल्ट का डायमीटर सिमिलर नहीं होता है. कई बार शैंक का डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है. सो इसलिए भी क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं आ पाती है जितनी रिक्वायर्ड होती है. सो नेक्स्ट अपन वेल्डेड कनेक्शन देखते हैं. सो the art of welding has become very popular within the past few years, and it is now applied in all type of steel work. Basically welding connection बहुत ईजियर है ना. और आज के डेट में बहुत ज़्यादा आसानी से और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. और इसमें भी अपने पास दो टाइप की बेसिक वेल्डिंग है. अब देखिए, अभी अपन वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, बाकी इसका जो जॉइंट का कनेक्शन है वो अलग है. सो अभी अपन बेसिक्स देख रहे हैं. तो दो टाइप की वेल्डिंग है. पहली कौन सी है, प्लास्टिक वेल्डिंग. प्लास्टिक वेल्डिंग में क्या है, it is formed by electric current passed through the part being welded, and heat or forge fire is generated by electric current. It is also known as forge welding, and it is confined to the welding of rods and smaller pieces. बेसिकली नॉर्मल आप देखा होगा कि दो टाइप की मशीनें आती हैं, है ना. सो उसमें एक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग वाली जो मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसमें क्या चीज़ होती है कि जिस पार्ट पे आपको वेल्ड करना है उससे आप क्या करते हैं, करंट पास करते हैं. और करंट पास करने की वजह से वो पिघलने लगे, मतलब गर्म होगा, और गर्म होते होते वो पिघल जाएगा. तो इसके थ्रू आप छोटे छोटे पीसेस को ज्वाइन कर सकते हैं बड़ी ईजिली, है ना. ये वाली वेल्डिंग जो है ये अपनी कौन सी कहलाएगी, प्लास्टिक वेल्डिंग. नेक्स्ट फ्यूज़न वेल्डिंग देखते हैं. फ्यूज़न वेल्डिंग में क्या है, इन दिस प्रोसेस the edges of adjacent piece of metals are heated to fusion and then allowed to cool down. It is also known as autogeneous welding. The high temperature required for such fusion may be obtained either by electric arc or oxyacetylene flame or molten iron. अब इस प्रोसेस में क्या है कि आप क्या करते हैं, दोनों एडजेसेंट पीसेस को आसपास रख के और उनको हीट करते हैं और उनको ठंडा कर देते हैं. क्योंकि हीट करने की वजह से क्या होता है, दोनों पीसेस गल जाते हैं और उस केस में आप उन दोनों को जॉइन तुरंत कर सकते हैं. जैसे वो पिघलते हैं आप उन दोनों को आपस में जॉइन कर सकते हैं. ठीक है. इट इज़ और इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर अगर आपको ऑब्टेन करना है तो इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, है ना, या फिर ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम या मॉल्टन आयरन. अब इलेक्ट्रिक आर्क मेथड
आपने देखा होगा एक अलग से सब्सटेंस लिया रहता है इन लोगों ने, अब मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उससे ये लोग क्या करते हैं उसको पिघलाते हैं और जहाँ पे इनको वेल्डिंग करनी होती है उसके ऊपर उसको मॉर्टन जो पीस रहेगा उसको डाल देंगे। एक ये है, ठीक है। और एक है गैस वेल्डिंग जिसको अपन बोलते हैं, वो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कहलाती है, ठीक है। और लास्ट वाली वेल्डिंग जो मॉल्टन आयरन वाली वेल्डिंग है ये थर्मिट वेल्डिंग कहलाती है ना। इसमें क्या है, आप आयरन को रेड हॉट करके उसको आपस में जोड़ सकते हैं। अब देखिए बोल्टन कनेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अपन को पता होने चाहिए। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द पिच, इट इज़ द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द बोल्ट्स इन अ रो मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लोड। अब देखिए आप कोई भी कनेक्शन बनाएंगे तो मान लीजिए आपने 2 स्क्रू लगाए हैं, है ना, या 2 बोल्ट्स लगाए हैं, उनके बीच की जो सीधी सीधी डिस्टेंस है जो लोड की ही डायरेक्शन के अलोंग है ना। अब चाहे लोड आपको टेंसाइल लगे या कंप्रेशन लगे, दोनों ही केसेस में लोड की डायरेक्शन के अलोंग जो आपकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, मतलब एक बोल्ट के सेंटर से लेकर के दूसरे बोल्ट के सेंटर तक की जो स्पेसिंग है उसको आप पिच बोलते हैं। सिमिलरली गेज डिस्टेंस, इट इज़ द डिस्टेंस, इसको स्मॉल जी से प्रेजेंट करते हैं अपन, है ना, स्मॉल जी से शो करते हैं, सॉरी, और इसको पी से शो करते हैं पिच को, और भी चीज़ें पी से शो करते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा वैल्यूएशन अपने हिसाब से स्मॉल पी कैपिटल पी इस हिसाब से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लोड को भी अपन पी के फॉर्म में दिखाते हैं। सो अब अपन गेज डिस्टेंस देखते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive bolts of adjacent rows and is measured at right angles to the direction of the load। थोड़ी लैंग्वेज अजीब लगेगी लेकिन बहुत इजी है। जिन 2 बोल्ट्स का आपने पिच निकाला है, मान लीजिए कि उनके आगे भी, मतलब उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन सीधा सीधा 2 बोल्ट्स और लगे हैं, तो अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो बोल्ट्स लगे हुए हैं इन दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या कहलाएगी, आपकी गेज, है ना, गेज डिस्टेंस इसको बोलेंगे। एक फिगर भी दिखाऊंगी जिसमें आपको और ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द बोल्ट होल फ्रॉम द एडजेसेंट एज ऑफ द प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ द लोड। अब देखिए अगर आप कोई प्लेट लेते हैं उससे आप क्या करेंगे, जहाँ से वो प्लेट स्टार्ट हो रहा है प्लस जो उसका फर्स्ट जॉइंट है ना, पहला जो उसका बोल्ट होल है उसका सेंटर, वो जो डिस्टेंस है जो कि आपके लोड के डायरेक्शन के अलोंग जा रही है, मतलब उसी डायरेक्शन में लग रही है, उस डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, एंड डिस्टेंस। एज डिस्टेंस, प्लेट का एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब गेज के डायरेक्शन में सीधा बढ़िए, और बोल्ट जो उसी डायरेक्शन में सबसे पहला आएगा उसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। दोनों की दोनों डिस्टेंस अगर आप बोलोगे क्या है, तो आपका जो डायरेक्शन लोड के डायरेक्शन में 90 डिग्रीज का एंगल बनाए जो डिस्टेंस, वो कौन सा कहलाएगा, एज डिस्टेंस, है ना। सो इसको क्या लिखेंगे, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द बोल्ट होल फ्रॉम द एडजेसेंट एज ऑफ द प्लेट परपेंडिकुलर टू लोड, है ना। तो ये क्या है, लोड के परपेंडिकुलर है। एज डिस्टेंस परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ, एज डिस्टेंस परपेंडिकुलर और एंड डिस्टेंस पैरेलल टू लोड, ये चीज़ इनके बीच का बेसिक डिफरेंस है जो कई बार आता है। अब अपन एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। ये वाला जो पी है ये लोड को शो कर रहा है, ये स्मॉल पी जो है ये आपका पिच डिस्टेंस, 2 बोल्ट हैं ये, इन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पिच इन द डायरेक्शन ऑफ द लोड परपेंडिकुलर है तो गेज डिस्टेंस, और पैरेलल है अगर लोड के आपकी एंड ये एज डिस्टेंस है, और अगर परपेंडिकुलर है तो एज डिस्टेंस ये है, सॉरी, और ये एंड डिस्टेंस है ना। तो ये चीज़ आपको डिफरेंस शो करने के लिए इसको ई डैश से शो किया है एज डिस्टेंस को, और ई से शो किया है एंड डिस्टेंस को। आप दोनों को ई से भी शो कर सकते हैं क्योंकि दोनों लगभग लगभग सिमिलर होती हैं। नेक्स्ट ग्रेड क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्ट्स इंपॉर्टेंट है। ग्रेड क्लासिफिकेशन में फर्स्ट ग्रेड ऑफ बोल्ट अपन ने 4.6, 5.6, 6.6, 6.8, 8.8 ये नंबर ऑफ अपने ग्रेड्स हैं। इसमें सबसे पहले अपन अल्टीमेट स्ट्रेस निकालेंगे FUB न्यूटन पर mm स्क्वायर, और दूसरी यील्ड स्ट्रेस FYB से शो करते हैं। और अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें FYB की जगह अगर आपने FOF लिख दिया तो भी गलत नहीं है, यील्ड स्ट्रेस वो बोल्ट की कहलाएगी, लेकिन है ना। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, पहले 4.6 से ले देखते हैं। तो अगर अल्टीमेट स्ट्रेस निकालने तो 4 × 100 = 400 निकल गई, और जो इसका पीछे की वैल्यू है मल्टीप्लाई कर दो इससे, आपकी एक और वैल्यू आ गई। सिमिलरली और भी बोल्ट्स के लिए सबके लिए लिख रखा है, आप देख सकते हैं वैल्यूज़, है ना। ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली 4.6 यूज़ होता है। सो एक एग्जाम्पल भी दिया है मैंने,
एग्जाम्पल में क्या है 4.6 ग्रेड ऑफ बोल्ट, 4 इंडिकेट्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो FUB इक्वल्स टू 4 इंटू 100 दैट इज 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर. 0.6 इंडिकेट्स यील्ड स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट, F ऑफ y इक्वल्स टू 0.6 इंटू अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो ऊपर वैल्यू आई, मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ गया 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.